हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। ये सब्जेक्ट का हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे जो कि किस साल का होगा, 2023 का होगा। समझ गए। चलिए, ये सब्जेक्ट हमारा जो है BU 7 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक ना, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है BU 7 सेमेस्टर का है। और ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इसको जो है 2-3 पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा जो है पार्ट 1 है वीडियो का। समझ गए। चलिए आइए। पहला क्वेश्चन आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, पर्पस ऑफ योगा इन लिबरेशन ऑफ सोल विच इज अटेंड बाय। ठीक है, आपको कह रहा है कि योगा का क्या पर्पस है सोल के लिबरेशन में। ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है द अटैचमेंट विद मटेरियल एंजॉयमेंट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड एंड फुल सेटिस्फैक्शन शुड बी अचीव्ड। कह रहा है हमारा जो मटेरियल इंजॉयमेंट है, मतलब जो आप लोग सामान देखते हैं, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है। उसका इंजॉयमेंट, उसका उपयोग करना थोड़ा कम करना चाहिए और आपको जो है अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, द इम्प्रेशंस ऑफ सिंस शुड बी ओब्लिटरेटेड। ठीक है। आप जो भी पाप किए हैं वो सब पे भी बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें से हमारा जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड इथिक्स दैट स्टडीज द फिलोसफिकल सोशल एंड लीगल इश्यूज अराइजिंग इन मेडिसिन एंड द लाइफ साइंस। ठीक है, मेडिसिन और लाइफ साइंस में होने वाले इश्यूज के, लीगल इश्यूज के बारे में कौन सा इथिक्स का ब्रांच आपका जो है यहाँ पे काम करता है। तो इसमें जो हमारा काम करता है वो है बायो इथिक्स काम करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायो इथिक्स हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है सिंस 2018 यूथेनेसिया इज लीगलाइज्ड इन। यूथेनेसिया किसको कहते हैं, यूथेनेसिया कहते हैं इच्छा मृत्यु को। ठीक है, तो 2018 के बाद से जो है पैसिव यूथेनेसिया जो है हमारे भारत में लीगलाइज कर दिया गया है। बात समझ में ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। कह रहा है कि कौन सा सेक्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 127, 124, 125, 130। इसका आंसर हो जाएगा 124, सेक्शन 124। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ नॉर्मेटिव इथिक्स। आपसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा एक और बात, ये जो बार बार इथिक्स आ रहा है, इथिक्स का मतलब आप समझते हैं, ये जो बार बार शब्द आ रहा है क्या, इथिक्स, इस इथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता। बात समझ में आ रही है, इथिक्स का मतलब क्या हो गया, नैतिकता। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं सही और गलत में फर्क करना। बात समझ गए। ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है, अपोजिट ऑफ नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स का अपोजिट क्या होता है, ये हमारा होता है मेटा इथिक्स। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज एडीआर एक्चुअली स्टैंड फॉर। आपसे एडीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो एडीआर को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एडीआर हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्या हो जाएगा, एडीआर का मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगला सवाल क्या कहता है, व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 कम इनटू फोर्स। ठीक है, इंडियन एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो 1946 में बना था वो फोर्स में कब आया, मतलब कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल 1946 को लागू किया गया था। ठीक। तो इसमें तो आप कॉमन सेंस से ही बना सकते हैं, जब नियमे बना 1946 में तो लागू पहले कैसे हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए तीन ऑप्शन जो है वो इसके पहले का है। ठीक है, तो जब नियम ही बना 1946 में तो पहले तो लागू होने का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल 1946। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेटेंट राइट इज। पेटेंट राइट जो है हमारा कितने दिनों के लिए होता है। बात समझ गए, हमारा जो पेटेंट होता है। ठीक। अब सवाल ये होता है कि सर ये पेटेंट क्या होता है। बात समझ रहे हो ना, पेटेंट क्या होता है, जब आप कोई नया इन्वेंशन करते हो ना तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, कोई और उसको कॉपी ना कर सके, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। जब आप कोई नया इन्वेंशन कीजिएगा और चाहते हैं कि इसको आप कोई कॉपी नहीं करे, ये हम खोजे तो ये मेरा अपना रहेगा, तो ठीक है। तो पेटेंट राइट हमारा कितने साल के लिए होता है, ये जनरली होता है 20 साल के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। दूसरा टेरिटोरियल राइट। टेरिटोरियल राइट कहने का मतलब, मान के चलो अगर तुम्हारा किसी कंट्री में हुआ है, किसी रीजन में इस चीज का तुम खोज किए हो जहां पे तुम रजिस्टर कराए हो, मान के चलो तुम कुछ नया खोजे और तुम उसको इंडिया के अंदर रजिस्टर कराए, तो तुम्हारा इंडिया में ही वो वैलिड रहेगा, इंडिया के बाहर वैलिड नहीं रहेगा।
ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, टेरिटोरियल राइट कहते हैं। तो पेटेंट राइट हमारा दोनों लिमिटेड पीरियड राइट 20 साल के लिए होता है, टेरिटोरियल राइट। बात समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहता है, व्हाट इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म करने का मतलब हो गया भाई भतीजाशाही, मतलब आपका जो करीबी है उसको अ, उसके पक्ष में बात करना। ठीक है, तो नेपोटिज्म का मतलब क्या हो गया, अंडरमाइनिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, बीइंग ऑटोक्रेटिक इन डिसीजन मेकिंग, हायरिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एंड शोइंग फेवरेटिज्म वर्क। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजाशाही, अपने करीबी को बढ़ावा देना, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव शोइंग फेवरेटिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर अदर सोर्स से मेरे तक बात पहुंचाइए। अगर आपका वैलिड प्रूफ के साथ आंसर सही रहा तो हम अपना आंसर बदल लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और बात, आप जो है हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह रहता है। ठीक है, या फिर कोई भी तरह का चेंजेस होगा तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट इज ए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है, बात समझ रहे हैं ना, प्रोफेशनल क्या होता है। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल बताइए, कितना तरह का प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल कहने का मतलब हो गया ना कि जैसे देखिए आपको बताते हैं प्रोफेशनल क्या है। ए प्रोफेशनल इज एन इंडिविजुअल हु हैज एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड। क्या कर रहा है, जैसे कि मान के चलिए आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियरिंग में क्या किया है कि स्पेशल नॉलेज लिए, बीटेक का डिग्री लिए चाहे बीई का डिग्री लिए। ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग किए हैं। ठीक ना, तो अगर आप किसी फील्ड में उसका पढ़ाई करते हैं, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करते हैं या जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप जो है काम करते हैं वाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, उससे रिलेटेड आप काम करते हैं या उसका जो भी है उससे रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, प्रोफेशनल कहलाएगा। जैसे डॉक्टर लोग होता है, वो क्या करता है, डॉक्टरी का पढ़ाई करता है, लोगों का इलाज करता है। बात समझ में आ रही है, तो वो आपका क्या हो गया, एक तरह का प्रोफेशनल हो गया। ठीक, अब जो प्रोफेशनल होता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल होता है आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी, मेंटेन कॉम्पिटिशंस एंड प्रोवाइड सर्विसेज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन। अब मान के चलिए जो प्रोफेशनल है तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार रहेगा और उसके काम में जो भी सही चीज होगा वही काम वो करेगा। ठीक है, अब जैसे मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, मतलब डॉक्टर है, वो आपका गलत इलाज ना कर दे। ठीक है, या फिर इलाज के नाम पे बार बार ना दौड़ाए। बात समझ में आ रही है ना, तो वो सब चीज देख लेंगे। प्रोफेशनल क्या हो गया, एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी खास चीज में नॉलेज इकट्ठा किए हुए है, उसका पढ़ाई किए हुए है, उसमें ट्रेनिंग किए हुए है। ठीक है, और उसको कुछ जानकारी है और उससे रिलेटेड वो काम करता है। ठीक ना, उससे रिलेटेड वो काम करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोफेशनल कहेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल का हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हो गया मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब इसमें कौन आ जाएगा, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, सर्जन वगैरह वगैरह, जो भी हमारा जो है मेडिकल से रिलेटेड काम देखता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल कहेंगे। अगला हमारा लीगल प्रोफेशनल। लीगल प्रोफेशनल मतलब लीगल चीज के बारे में, कानून के बारे में जो देख रेख करता है, जैसे लॉयर हो गया, जज हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया, जो कि किससे डील करता है, लॉ से डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, जस्टिस रिलेटेड मैटर से डील करता है, उसको क्या कहेंगे, लीगल प्रोफेशनल कहेंगे। तीसरा है इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। इंजीनियरिंग में आपका हो गया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को लगाता है और कुछ कुछ नया चीज बनाता है या उसको मेंटेनेंस का काम करता है। तो ये हो गया इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। उसके बाद हमारा आता है एजुकेशनल प्रोफेशनल। एजुकेशनल प्रोफेशनल में कौन आ जाएगा, टीचर आ जाएंगे, प्रोफेसर आ जाएंगे, एकेडमिक रिसर्चर आ जाएगा, जो कि कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशनल हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशनल में हम लोग क्या देखते हैं, जो कि अकाउंट्स देखता है, मैनेजर हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट करता है, कंसल्टेंट वगैरह का काम करता है। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करता है, वो सब किस में आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए प्रोफेशनल, अगर एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं आंसर। प्रोफेशनल क्या हो गया, वह इंसान जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, बात समझ गए, और उसका वो पढ़ाई किया, ट्रेनिंग वगैरह लिया है, उसको प्रैक्टिस करता है। कितना तरह का, कई तरह का हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल है, मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, एजुकेशन प्रोफेशनल, इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंजीनियरिंग इथिक्स। इंजीनियरिंग इथिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑल्सो मेंशन इशूज इन इंजीनियरिंग इथिक्स। ठीक है, चलिए, इंजीनियरिंग इथिक्स आपको सबसे पहले हम बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, इथिक्स का मतलब क्या होता है।
इथिक्स मतलब नैतिक शास्त्र हो गया, नैतिकता हो गया, सही गलत में फर्क करना, बात समझ में आ रही है? तो वो चीज आपका क्या है, इथिक्स हो गया। ठीक। अब कह रहा है कि इंजीनियरिंग में इथिक्स लाने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। अगर इंजीनियरिंग में इथिक्स नहीं आएगा, जैसे मान के चलिए कोई रोड बना रहा है, रोड छोड़िए कोई बिल्डिंग बना रहा है या फिर कोई पुल बना रहा है, ठीक है, कोई हमारा क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है। अगर ब्रिज बनाते समय उसने इथिक्स नहीं दिखाई, वो कहेगा मेरा काम था बनाना, बना के छोड़ दिया। ठीक है, वो सेफ्टी से रिलेटेड काम ही नहीं करेगा, पुल गिर जाएगा, कई लोग का जान चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है यहाँ पे इथिक्स यानी कि सही गलत चीज को लाना बहुत जरूरी है, कि भैया जब आप पुल बनाए तो आपका जिम्मेवारी है वो सेफ होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए हम लोग जो इथिक्स लाते हैं। बात समझ में आ रही है कि सबका भला हो सके, लोग सुरक्षित महसूस करें। आपका काम था पुल बनाना, अच्छी बात है, लेकिन वो पुल सही से बना होना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहे, ये भी आप ही का जिम्मेवारी है। दूसरा क्या कहता है, प्रोमेटिंग ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आपको जो है ईमानदारी दिखाना पड़ेगा और काम आपका जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आपका जो भी सिस्टम है ओपन है, कोई भी चीज आप छुपाइएगा नहीं। ठीक है, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वगैरह देना पड़ेगा, कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना है और आपका काम जो है एकदम खुलेआम होना चाहिए। ठीक। चलिए अगला हमारा क्या कहता है, इंकरेजिंग प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी करने का मतलब इंजीनियर शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क एंड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। इंजीनियर जो है अपने काम के प्रति ईमानदार रहेगा। ठीक है, और जो भी काम करेगा ईमानदारी से अच्छा काम करेगा। मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इंजीनियर शुड स्टे अपडेटेड विद एडवांसमेंट इन देयर फील्ड एंड इंश्योर इफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। कह रहा है कि इंजीनियर को जो है अपने फील्ड में एडवांसमेंट लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अपने फील्ड में जो है वो क्या करेगा कि नॉलेज इकट्ठा करेगा और जो भी नया चीज चल रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या रहेगा, अपडेटेड रहेगा। बात समझ में आ रही है? और आपको जो है वो काम ईमानदारी से करना है ताकि लोग आप पे भरोसा कर सके। पांचवा चीज क्या है, रेस्पेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी रेस्पेक्ट करने के लिए हम लोग जो है इंजीनियरिंग में एथिक्स लाए थे। इंजीनियर्स मस्ट एक्नॉलेज एंड प्रोटेक्ट पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड प्रोप्रिएटी टेक्नोलॉजीज। कह रहा है कि अगर किसी का कोई पेटेंट है, ठीक है, या किसी के मटेरियल पे कोई कॉपीराइट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सब चीज का दुरुपयोग नहीं करे। बात समझ में आ रही है? वो सब चीज का क्या करे, दुरुपयोग नहीं करे। किसी का राइट है तो उसको उस चीज का हक मिलना चाहिए। देखिए आपको एक और बात बताते हैं, इंजीनियर और साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? इंजीनियर और साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता, आप इंजीनियर को भी साइंटिस्ट कह सकते हैं। ठीक ना? तो वैसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इंजीनियरिंग में जो है इथिक्स लाना इसलिए भी जरूरी है। मान के चलिए कोई साइंटिस्ट कुछ नया चीज बनाया या फिर कोई इंजीनियर कुछ नया चीज बनाया, आप ही के कॉलेज में देखिएगा कोई कोई बच्चा होता है नया नया प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ बनाते रहता है। अब उसी को कॉपी पेस्ट कर देना या फिर जिसने बनाया उसको उसका क्या कहते हैं, उसको उसका हक नहीं देना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसको उसका क्रेडिट नहीं देना, जिसने बनाया उसको अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर उसको खराब लगेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग जो है कॉपीराइट सबसे रिलेटेड जो है नियम कानून लाते हैं और इंजीनियरिंग में एथिक्स लाते हैं ताकि जिसने जो चीज बनाया है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। चलिए, इश्यूज इन इंजीनियरिंग इथिक्स। इंजीनियरिंग इथिक्स में क्या क्या इश्यूज आप देखने को मिलता है हमको। तो सबसे पहला हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ये चीज तुमको जो है ना बार बार मिलेगा इस सब्जेक्ट में देखने को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करने का एक सिंपल सा भाषा हम आपको समझाते हैं, जब अपना फायदा और दूसरे का फायदा एक ही चीज में अटक जाए। ठीक है, जब अपना फायदा और दूसरे का फायदा एक ही चीज में अटक जाए वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब दो अलग अलग लोग हैं, दोनों को उस चीज से फायदा हो रहा है, ठीक है, एक कुछ और बोल रहा है दूसरा कुछ और बोल रहा है, अब बात आके बीच में रुक गया है। दूसरा हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। इंजीनियर मस्ट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट्स डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट हमारा जो भी बन रहा है वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक। सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, आप जो भी काम कीजिएगा उसमें आपका जो है सेफ्टी रहे। ठीक है, और जो भी लोग वर्कर हैं उसको कोई तरह का खतरा या नुकसान ना हो। Plagiarism and intellectual property theft, using someone else work without permission or proper credit। ठीक है, इंजीनियरिंग में इथिक्स इसलिए भी लाया गया था ताकि आप लोग जो है पालगियरिज्म को रोक सके, मतलब किसी और का खोजा हुआ चीज है, किसी और ने कुछ बनाया तो उसका क्रेडिट उससे क्यों छीना जा रहा है। ठीक है। पांचवा क्या है, ब्राइबरी एंड करप्शन। ब्राइबरी और करप्शन से बचने के लिए भी
ठीक, जैसे कि मान के चलिए इंजीनियरिंग में जो है घुसखोरी खूब चलता है, आप तो जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो वो सब चीज को रोकने के लिए भी इथिक्स को यहाँ पे लाया गया। चलिए आगे क्या कहता है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट arises when a person or organization has competing interest or loyalties that could improperly influence their professional decision. This situation may lead to biased or unethical decision causing harm to stakeholders. जैसे देखिए इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, मान के चलिए कि आपका ड्यूटी कुछ और कहता है, ठीक है, आपका ड्यूटी कुछ और कहता है लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं भैया अगर इस तरीके से ड्यूटी करोगे तो काम खराब हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे आपका ड्यूटी कुछ और कहता है और आपका दिल कुछ और कहता है। जैसे आप इंजीनियर हैं, ठीक ना, आप इंजीनियर हैं, आप देखिएगा कि हम जो भी काम करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा काम जो है सेफ होना चाहिए। अगर हम पुल बनाएंगे तो बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और पुल सेफ होना चाहिए, ठीक। और आपका जो सीनियर है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी का सीनियर आपको कहता है कि नहीं, ठीक है, आपको इसमें थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए ताकि हमारा कंपनी का प्रॉफिट हो सके, इसलिए आपको साइन करना पड़ेगा पेपर पे। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा है। बात ऐसा है कि तुम किसी कंपनी में इंजीनियर हो और तुमको समझ में आ रहा है कि हमको जो है अगर हम क्वालिटी खराब डालते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, कोई भी चीज सेफ नहीं रहेगा, पुल गिर सकता है, ठीक। और तुम्हारा कंपनी का मालिक जो है या फिर तुमसे ऊपर जो सीनियर बैठा वो कह रहा है कि नहीं भाई तुम पेपर साइन करो, थोड़ा बहुत क्वालिटी खराब भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब तुमको सीनियर ऊपर से कह रहा है तो तुम्हारा काम क्या है, उसको साइन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा जो है ड्यूटी कुछ और है, तुम्हारा एथिक्स कुछ और है, तो यहाँ पे दोनों चीज क्या होगा, आपस में टकरा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। तुम चाहते कुछ और करना हो लेकिन तुमसे करवाया कुछ और जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है या फिर तुम्हारा भला हो रहा है, दूसरे वाले पार्टी का फायदा या नुकसान हो रहा है, उस चीज को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पांसिबल फॉर अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स गिव्स ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू ए कंपनी ओन्ड बाय ए क्लोज रिलेटिव इवन दो अदर फर्म्स हैड बेटर प्रपोजल, दिस compromises फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे मान के चलो तुम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तुम्हारे हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, तुम्हारे हाथ में क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको क्या करना था, ओपनली जो आएगा उसको देना है। बात समझ में आ रही है, जो आएगा, जो सबसे सस्ता बिड बोलेगा, ठीक है, जिसका काम जो है या जिसका प्रपोजल अच्छा होगा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलना चाहिए। लेकिन तुम क्या किए, तुम दे दिए अपने रिलेटिव को या फिर किसी नेता के रिलेटिव को दे दिए। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा ड्यूटी कुछ और कहता है, तुम्हारा ड्यूटी क्या कहता है, उसको जो है ओपनली आप दीजिए, जो उसका हकदार है उसी को दीजिए, ये तुम्हारा ड्यूटी कहता है। लेकिन तुम जो है दबाव में आके या फिर अपने इच्छा की वजह से तुम क्या कर दिए, किसी परिचित को दे दिए, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समझ में आ गई, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से पढ़ के, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड करने का मतलब जो है कोई भी चीज आप बेचिएगा तो उसके लिए आपका जो है क्या नियम कानून उस पर देखना है। द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में आया था, गवर्न्स द सेल ऑफ गुड इन इंडिया एंड डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। मान के चलिए आप कोई भी चीज बेचते हैं या कोई चीज खरीदते हैं तो आपका क्या अधिकार है उसके बारे में कौन बताता है, ये सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 जो है उसी के बारे में बताता है, ठीक है। आप जो चीज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसके बारे में बताता है। तो इसका जनरल प्रिंसिपल का अगर बात किया जाए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू बायर आफ्टर पेमेंट एंड डिलीवरी। मान के चलिए अगर आपका पेमेंट हो चुका है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओनरशिप उसमें ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, जैसे कि तुम मान के चलो तुम्हारे पास कोई बाइक है या फिर तुम्हारे पास जो है कोई कार है, तुम कार बेचना चाह रहे हो, सामने वाले पार्टी जब तुमको पैसा दे दिया, तुमको क्या करना पड़ेगा, कार का राइट जो है, अब कार का मालिकाना हक यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन किसी और के सामने, सॉरी, उसके नाम पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहला चीज हो गया। दूसरा क्या कहता है, गुड मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है। गुड्स जिस काम के लिए बनाया गया उस काम को करने लायक वो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जैसे कि गुड्स जिस काम के बनाया, कोई भी सामान जिस चीज के लिए बनाया गया वो काम वो करे, ऐसा नहीं कि बनाया किसी और के लिए गया वो उस काम के लायक ही नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो आपको सामान भी वैसा ही बनाना है। तीसरा क्या कहता है, गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद देयर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि तुम मान के चलो कोई सामान खरीद रहे हो, तो उसमें सेलर लिखा है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीज है, इसको कैसे करना है नहीं करना है, वो सारा चीज वो जो है डिस्क्रिप्शन में लिख देता है। ठीक। अब जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सामान भी उसी के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ है सामान कुछ और निकल गया। चौथा क्या कहता है, राइट टू इंस्पेक्ट गुड्स। आप कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको अधिकार है, आप उसको जो है बढ़िया से जांच परख लीजिए, ये आपका अधिकार है। बात समझ में आ रही है? आपको पसंद है तभी लीजिए, नहीं पसंद है तो नहीं लीजिए। चलिए अगला क्या कहता है, सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल। ठीक। अब मान के चलिए कि कोई आदमी कह रहा है, जो भी चीज बेच रहा है उसके पास उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए। मान के चलो कार किसी और का, ठीक है, बेच कोई और रहा है, बाद में पता चला कि वो कार किसी और का था, बेच के कोई और चला गया। ठीक। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि जिसने बेचा है उसके पास उस चीज को बेचने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हो गया। राइट मेन फीचर्स ऑफ विसिल ब्लोइंग एंड स्टेप्स टू फाइल ए विसिल ब्लोअर क्लेम। विसिल ब्लोइंग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विसिल ब्लोइंग क्या होता है। विसिल ब्लोइंग आपको जो आसान भाषा में बताते हैं, जब कोई कंपनी में या कहीं और कुछ गलत हो रहा है और आप उसको बाहर बता देते हैं। ठीक ना, कोई बुरा काम चल रहा है कहीं पे, जो है कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत नीति बना रहा है, या कुछ आपस में जो है गुटबाजी करके कुछ गलत करने का कोशिश कर रहा है, आप उसका जाके पोल खोल देते हैं। ठीक है, आपका जो भी सीनियर अथॉरिटी है या किसी के सामने जाकर आप वो पोल खोल देते हैं, या किसी घटना के बारे में आप जाके बता देते हैं, उसी को विसिल ब्लोइंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? विसिल ब्लोइंग मतलब किसी का कोई गुप्त रूप से कोई जो है अपना तैयार कर रहा है, नीति तैयार कर रहा है किसी को खराब करने के लिए। ठीक है, उसके बारे में आप जाके कहीं पे बता देते हैं, वो आपका क्या है, विसिल ब्लोइंग है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मेन फीचर्स ऑफ विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग का मेन फीचर्स क्या है, रिपोर्टिंग अनइथिकल प्रैक्टिसेस। अनइथिकल प्रैक्टिसेस मतलब जो चीज गलत है, ठीक है, और वो काम अगर चल रहा है आप उसके बारे में बता देते हैं किसी को, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पहला कैटेगरी में आ जाएगा, रिपोर्टिंग अनइथिकल प्रॉब्लम। इसमें हमारा क्या हो जाता है, विसिल ब्लोइंग इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग मिसकंडक्ट, फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलो किसी कंपनी में कोई फ्रॉड काम चल रहा है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है, उसके बारे में आप जो है अपने सीनियर या किसी और जगह जाकर शिकायत करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग अनइथिकल प्रैक्टिसेस हो जाएगा। दूसरा क्या है, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन में हमारा क्या आता है, लॉज प्रोटेक्ट विसिल ब्लोअर्स फ्रॉम रिलेशन रिटालिएशन सच एज जॉब टर्मिनेशन और हरासमेंट। अब मान के चलो जिसने ये इस तरह का घटना रिपोर्ट किया है, ठीक है, तो उसको जॉब में जो है, जॉब्स काम से ना निकाला जाए, उसके साथ कोई हरासमेंट नहीं होती, ये सब चीज के लिए जो है नियम कानून बना हुआ है हमारे यहाँ। इनकरेजिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब अ, हमारा जो है विसिल ब्लोइंग से हमारा क्या फायदा होता है कि आपका कोई भी चीज का जो है करप्शन रोक सकते हैं, और इथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन हो, जो सही चीज है वही काम होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक ना। विसिल ब्लोइंग का जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो आपका या तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए या एक्सटर्नल अथॉरिटी के सामने जो है आपको वो जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे जो है हमारा काम चल रहा है। ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेप्स टू फाइल ए विसिल ब्लोअर क्लेम। विसिल ब्लोअर क्लेम फाइल करने का क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहला क्या, गैदर एविडेंस। सबसे पहले आप जो है कोई पोल खोल रहे हैं, मतलब मान के चलो किसी कंपनी के अंदर कोई गलत तरह से काम चल रहा है, तो आप उसके बारे में पहले एविडेंस इकट्ठा कीजिएगा ना। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट सफिशिएंट प्रूफ। आपको जो है जो भी आप बोल रहे हैं या फिर कोई भी तरह का गलत काम चल रहा है, तो उसके खिलाफ पहले आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए। दूसरा काम क्या कीजिएगा, रिपोर्ट टू इंटरनल अथॉरिटी। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कंपनी के अंदर जो भी इंटरनल अथॉरिटी है या फिर जो भी आपका सीनियर है, उसको जाके सबसे पहले कंप्लेन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एस्केलेट टू एक्सटर्नल एजेंसीज। अगर आपका कंपनी जो है आपका बात नहीं मान रहा, आपका कंपनी के अंदर जो भी आपसे सीनियर है या जो उस चीज का इंचार्ज है वो आपका बात नहीं मान रहा है, ठीक है, और वो अगर इग्नोर कर रहा है, तब आपको जो है गवर्नमेंट बॉडीज को जाके रिपोर्ट करना है, जैसे पुलिस को या फिर मीडिया वगैरह को, या कोर्ट में जाके रिपोर्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिएगा। दूसरा, अपने कंपनी के अंदर जो भी उस चीज का इंचार्ज है उसको जाके बताइए। अगर वो नहीं मान रहा है तब जाके आप क्या कीजिए, मीडिया के सामने जाइए, पुलिस के पास जाइए। ठीक है। चौथा आपका क्या है, सीक लीगल प्रोटेक्शन। ठीक, अब ऐसा काम है कि अगर आप किसी का पोल खोल दीजिएगा, कोई गलत काम कर रहा है उसका जाके पोल खोल दीजिएगा, स्वाभाविक है आपके जान के ऊपर खतरा आ जाएगा, या फिर आपको कुछ तरह का नुकसान भी पहुंचा सकता है।
ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे ना कि उसको जो है किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो कंपनी के अंदर, वो सब चीज का हम लोग नियम के तहत उसको सेफ्टी देते हैं। अगला क्या कहता है, हु इज कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर। प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर्स के द्वारा किसको कवर किया जाता है? व्हाट इज द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर्स एक्ट 2014। प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014 क्या है और प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर। प्रोटेक्टेड मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्ट मतलब हो गया किसी को बचाना, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर कहने का मतलब है कि अगर तुम विसिल ब्लोइंग का काम जो है जब गवर्नमेंट या स्पेसिफिक रूल के अंडर करते हो तो तुमको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। सरकार आपको जो है बचाने का काम करती है। प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर कहने का मतलब जो उस चीज का राज खोल रहा है, जो भेद खोल रहा है कोई भी गलत घटना का, ठीक है, तो सरकार उसको बचाने का काम करेगा, उसको प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर कहते हैं, ठीक। चलिए, तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर रेफर्स टू रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब कोई भी गलत तरह का काम हो रहा है उसको अगर आप बताते हैं, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, अनइथिकल बिहेवियर हो रहा है, उसको आप बताते हैं, ठीक है, तो आपको जो है सरकार जो है बचाने का काम करेगी। वही चीज आपका क्या प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर है। अगर किसी भी तरह का घटना होता है या कोई गलत तरह से प्लानिंग कर रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, उसको आप उजागर करते हैं, उसको आप बाहर लाते हैं, तो सरकार आपको बचाने का काम करेगी। वो आपका क्या प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर। अब इसमें आता कौन कौन है? सबसे पहला तो इम्प्लॉयज आ जाएगा। इंडिविजुअल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग, मतलब कोई इंसान जो उस कंपनी में काम कर रहा है जो कि गलत हो रहा है चीज को बाहर आके बताता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा क्या है, फॉर्मर एम्प्लॉयज, दोज हु प्रीवियसली वर्कड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्लोज पास्ट मिसकंडक्ट, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा गया कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर को, एक्सटर्नल वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हु बिकेम अवेयर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, ठीक। उसके बाद हमारा जो है चौथा क्या आ जाएगा, इंटर्न्स एंड ट्रेनीज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमारा जो है प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर में कौन कौन सा आ जाता है, इम्प्लॉयज आ जाएगा, फॉर्मर इम्प्लॉयज आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स आ जाएगा, ठीक है, इंटर्न और ट्रेनीज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ द पब्लिक आ जाएगा, मेंबर ऑफ द पब्लिक आ जाएगा। तो इतना लोग के लिए हमारा जो है क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमारा क्या है, तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर कहने का मतलब क्या हो गया, दिस इंडिविजुअल्स आर लीगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिटालिएशन, डिसमिसल, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, ठीक है। तो इस तरह ये जो पांचों आदमी है, ठीक ना, ये जो पांचों कैटेगरी का लोग है, ये पांचों कैटेगरी के लोग को कानूनी तौर पे ऐसा सुविधा दिया जाएगा या उसको ऐसा बचाव किया जाएगा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो, ठीक है, उसके साथ हरासमेंट नहीं हो, उसके साथ भेदभाव नहीं हो, उसको काम से नहीं निकाला जाए, ठीक है। तो वो सारा चीज इसमें आ जाएगा प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर में। अगला क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014। प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014 क्या है ये बताइए। तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014 एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क कहने का मतलब क्या हो गया, कानूनी रूप से उस चीज को माना गया है, ठीक है, जिसमें कि जो भी विसिल ब्लोअर है, मतलब कंपनी के अंदर कोई भी चीज तरह का गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में अगर कोई आदमी उजागर करता है तो उसको बचाने का काम करता है कौन, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014। बात समझ में आ गई? इसका की फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्या, डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर, ठीक। तो सबसे पहले इसमें तो इसको परिभाषित किया गया है कि किसको हम लोग प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर क्या का होता है, कैसे होता है, वो परिभाषित किया गया है। Protected disclosure is a report of wrongdoing including fraud, corruption, abuse of power, environmental damage, threats और public safety। अगर कोई आदमी कुछ भी गलत कर रहा है, जैसे फ्रॉड कर रहा है, करप्शन कर रहा है, या फिर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, पब्लिक सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वो सारा चीज जो है किसके अंदर आ जाएगा, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर के अंदर आ जाएगा। और उसके बारे में अगर कोई कुछ लिखता है इस तरह के गलत चीजों के बारे में तो उसको बचाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर के अंदर आता है। दूसरा क्या है, हु कैन मेक ए डिस्क्लोजर। अब ये डिस्क्लोजर कौन कर सकता है, ठीक है, इस तरह का जो बात उजागर करने का काम है वो कौन कर सकता है, कोई भी वर्कर कर सकता है। मान के चलो किसी कंपनी में कोई भी तरह का गलत काम हो रहा है तो उसमें कोई भी वर्कर इस बात को उजागर कर सकता है, वहाँ का एम्प्लॉय कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेनी, ठीक है, वहाँ का पुराना एम्प्लॉय जो कंपनी छोड़ चुका है उसके बाद बताना चाह रहा है कि हमारे कंपनी में इस तरह से गलत घटना चल रहा था, ठीक है, तो वो कोई भी आदमी उसके बारे में बता सकता है, कोई भी गलत घटना को बता सकता है और सरकार उसको बचाने का काम करेगी। वही है हमारा क्या, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014।
आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स कवर्ड। अब कौन कौन सा गलत चीज होता है, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गया, ब्रीच ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स हो गया, इंडेंजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, फ्रॉड एंड करप्शन हो गया। तो इस तरह का जो भी घटना आपके कंपनी में चल रहा है, आप उसको अगर दुनिया के सामने लाते हैं तो सरकार आपको बचाने का काम करेगी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर कहते हैं। और इसके लिए एक एक्ट आया था 2014 में, जिसको प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014 कहा जाता है। चलिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटालिएशन, इसमें और क्या क्या देखा गया, प्रोटेक्ट, ये जो 2014 में एक्ट आया था, इसमें और क्या क्या देखा गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटालिएशन देखा गया। द एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर्स फ्रॉम डिसमिसिंग, पेनलाइजिंग एंड, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई कंपनी के बारे में जो है किसी ने पोल खोल दिया जा करके, या फिर आम जनता को या किसी के सामने उसके बारे में जो है पूरा सच्चाई बता दिया कि कंपनी में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का उसको कंपनी से नहीं निकाला जाएगा, कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा। तो ये सब चीज से उसको बचाने का काम करता है ये एक्ट। ठीक है। दूसरा क्या, कॉन्फिडेंशियली एंड एनोनिमिटी। अब किसी ने जो है जाके बताया कि सर हमारे कंपनी में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसका जो है उसके बारे में जानकारी जो है गुप्त रखा जाता है। ठीक है, उसके बारे में जो है जानकारी गुप्त रखा जाता है, क्योंकि अगर ओपन कर दीजिएगा उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कोई उसको मार पीट भी सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई गलत तरह का घटना चल रहा है तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताते हैं तो आपका जानकारी जो है गोपनीय रखा जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कहने का मतलब जो है, तो रिपोर्ट कैसे करेगा, तो वही विजिल ब्लोइंग का ही नियम है। ठीक है, तो विजिल ब्लोइंग में आपका क्या हो गया कि आप किसी बात को उजागर करते हैं। विसिल ब्लोइंग में क्या हो गया, आप किसी बात को जो है कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है। और ये डिस्क्लोजर में आपका क्या हो जाएगा कि आप जो भी चीज उजागर करते हैं तो उसके बाद सरकार देखती है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो। बात समझ में आ रही है? तो बस यही है, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है। तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है, आपको जो है रिलीवेंट अथॉरिटी, कंपनी के अंदर जो भी अथॉरिटी है उसको पहले आप जाके रिपोर्ट कीजिए, सर ऐसे ऐसे गलत घटना चल रहा है। अगर वो नहीं सुनता है तब आप गवर्नमेंट बॉडीज को बताइए, पुलिस के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, ठीक है, मीडिया के पास जाइए, ठीक ना, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह के बारे में के पास आप जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका समझ गए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है, जरूर देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो पार्ट वन के लिए लास्ट रहेगा, वो हमारा क्या है, पहला क्या कहता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो बताइए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्स agreement made between two or more parties and ensures that all parties fulfill their obligations as per agreed terms in India. The contract law is governed in Indian Contract Act 1872 defines, regulates the information execution enforcement of contract। देखिए, ये तो लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, एक तरह का कानूनी रूप से आप कोई भी तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो तुम जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि घर बनाने का काम करता है, बात समझ में आ रही है, और एक क्लाइंट है जिसको कि घर बनवाना है। ठीक, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो जिम्मेदारी था वो भी वो सही से पूरा करे, और क्लाइंट का जो जिम्मेदारी था वो भी सही से पूरा करे। बात समझ में आ रही है? क्लाइंट का क्या जिम्मेदारी था, सही समय पे पैसा देना, जो भी डायरेक्शन देना था आप दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम था, जो समय तय हुआ था उस समय के अंदर बढ़िया क्वालिटी का काम करके देना। ठीक, तो ये दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का अपना जिम्मेदारी निभा ले, क्लाइंट अपना जिम्मेदारी निभा ले, यही आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं है। ये कब आया था, 1872 में आया था। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है उस पर फोकस कीजिएगा आप। हमारा क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जान लीजिए, हो सकता है पहले से जानते भी होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, ताकि म्यूचुअल, दैट क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। मान के चलिए दो लोगों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो वो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि ये तय किया जाता है दोनों अपना अपना जिम्मेदारी सही से निभाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलो तुम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, भाई मेरा घर बनाओ, अगर वो बीच में छोड़ के भाग गया तो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये चीज लिखा रहता है कि आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, ओपनली सब कुछ लिखा रहता है, और लोग अपना अपना जिम्मेदारी सही से निभाते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कुछ जो है खासियत देखने को मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मतलब कोई भी चीज वैलिड है ये कैसे पता चलेगा, उसमें बहुत सारा चीज मेंशन रहता है, उसमें क्या क्या चीज मेंशन है उससे हमको पता चलेगा कि ये चीज वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या रहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में,
इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस करने का मतलब जो है एक आदमी किसी को कुछ दे रहा है, दूसरा उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखने को मिलेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब एक आदमी किसी को कुछ दे रहा है, दूसरा उस चीज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा हमारा हो जाएगा लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो भी एक्सचेंज वगैरह हो रहा है या कोई भी चीज यहाँ पे जो तय हो रहा है दो लोगों के बीच में, वो आपका कानूनी तौर पे सही होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। ठीक है, दो पार्टी के बीच में हमारा जो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब लोग जो है 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड, उसका मानसिक स्थिति सही होना चाहिए। ठीक है, और नियम तौर से कानूनी तौर पे उसको जो है बैन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। मान के चलो तुम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया अपना घर बनाने का जिसको गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होगा कि एक आदमी देगा, दूसरा उसको लेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो नियम कानून कहता है, नियम कानून के दायरे में ही लेन देन होना चाहिए। तीसरा क्या, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मतलब जो भी उसमें इन्वॉल्व है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसका एक तय उम्र होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए, उसको जो है गवर्नमेंट के ऊपर से कोई बैन वैन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो वो बिना किसी दबाव के होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट। द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इलीगल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब आप जो भी नियम कानून इसके तहत तय किया जाएगा वो इंसान के हित में होना चाहिए, उसके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा जो भी चीज होगा लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में वो सब एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जो कि परफॉर्म किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख दिए हो बाद में उसको करने में ही बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको जो है सरकार अमान्य घोषित कर दे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वॉइड भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारा चीज जो है आपका खासियत होना चाहिए। इसमें क्या कहता है, एक्सप्लेन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपको पहले भी समझा चुके हैं, एक बार फिर से देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड एक्ट क्या कहता है, खरीद बिक्री करने वाला जो भी इंसान है उसको जो है कुछ ना कुछ राइट देता है। और ये एक्ट कब आया था, 1930 में आया था। तो इसमें सबसे पहला क्या था, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। आपको गुड्स का कैटेगरी बांटा जाता है, वो किस तरह का गुड है वो तय किया जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एसेंशियल ऑफ ए सेल इन्वॉल्व से सेलर बायर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्राइस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, ये सब चीज उस सामान के खरीद बिक्री में देखा गया है कि उसका सेलर कौन होगा, बायर कौन होगा, उसमें ट्रांसफर ओनरशिप, जैसे मान के चलो अगर तुम कार बेच रहे हो तो कार बेचने का क्या क्या नियम कानून है वो सारा चीज इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या, कंडीशंस एंड वारंटीज। आपको जो है कोई भी सामान अगर खरीद रहे हो तो उसके बीच में जो भी कंडीशन और वारंटीज वगैरह है वो सब एकदम क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर तुम मोबाइल खरीदते हो तो तुम देखोगे चार्जर पे 6 महीने का वारंटी होता है, मोबाइल का साल भर का वारंटी होता है, तो वो सब चीज आपको क्लियर बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए आगे हमारा क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करने का मतलब कोई एक सामान खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है, तो आप अपना जो भी ओनरशिप है, जैसे मान के चलो तुम कार जिससे खरीदे हो तो वो कार तुम्हारे नाम पे अब हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं कि तुम्हारे नाम पे कार नहीं है, वो किसी और के नाम पे कल को कार उठा के चल गया। समझ रहे हैं ना? राइट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। बायर और सेलर का राइट तय करता है। ठीक है, बायर और सेलर का राइट तय करता है कि आप कोई भी सामान खरीदिए तो उससे खरीदने से पहले उसको जांच परख लीजिए, आप पसंद आए तभी लीजिए, नहीं आए तो मत लीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स रूल्स ऑन डिलीवरी एंड पेमेंट मेथड्स। ठीक है, कि आपको जो है टाइम पे डिलीवरी करना है, ये डिलीवरी करने का क्या नियम है, पेमेंट आप कैसे करेंगे नहीं करेंगे, तो वो सब चीज आपको दिखाता है या इसमें सुविधा मिलता है। किसमें सुविधा मिलता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये सब सुविधा मिलता है। पहला कि हमारा सामान क्या उसको परिभाषित करता है, दूसरा हमारा जो है कि उसको बेचने का क्या क्या नियम कानून है वो सारा तय करता है, उसके अंदर क्या वारंटी गारंटी आएगा वो सब चीज बताता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बताता है कि मालिकाना हक ट्रांसफर करने का अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज है। उसके बाद बायर्स और सेलर का बेसिक राइट सब बताता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बताता है, तो ये सब चीज आता है किसके अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आता है। मतलब कोई भी सामान आपको बेचना है खरीदना है तो उसमें क्या क्या नियम। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, अनपेड सेलर्स राइट।
सेलर्स जो है उसको रीसेल कर सकता है, उसका डिलीवरी स्टॉप कर सकता है, sue फॉर प्राइस रिकवरी इफ अनपेड, अगर पैसा नहीं मिला है तो सेलर उसके बाद साथ कुछ भी कर सकता है, उसको फिर से बेच सकता है, ठीक है, डिलीवरी उसका रोक सकता है। बात समझ में आ रही है ना, तो वो सब काम वो कर सकता है। तो ये सब हमारा कुछ राइट है जो कि किसके तहत आता है, हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है, अच्छा एक और बात, दिस एक्ट इंश्योर्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। क्या कर रहा है कि बायर और सेलर का दोनों का जो भी उसका राइट है उसका बचाव करता है, और चाहता है कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो वो हमारा क्या हो, फेयर हो, मतलब साफ सुथरा ट्रांजेक्शन हो। ठीक, तो यहाँ पे आकर हमारा जो है पार्ट 1 इसका खत्म होता है। ठीक है, आप हमारा जो है पार्ट 2 जरूर देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए और पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में जो टॉपिक सब है वो आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, समझ गए ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक हम लोग देखेंगे। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए 2 पार्ट में बना दिए हैं। चलिए, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।